नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। मैं हूं हेतल गुप्ता और आज हम बात करेंगे हमारे प्रदेश के जाने माने सीनियर डॉक्टर, समाज सेवी व आध्यात्मिक महारथी डॉक्टर राजेश शर्मा से। नमस्कार राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम समागम में। नमस्कार। मैं आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करूंगी, पर उससे पहले आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल। भिलाई के सरकारी स्कूल से निकल के गांधी मेडिकल कॉलेज तक का आपका सफ़र कैसा रहा? हेतल, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। और इतनी सुहाने वातावरण में आप ये सवाल पूछ रहे हो और ये सवाल मुझे बहुत पीछे तक लेके चले जाता है। वो स्कूल का सफ़र और वहाँ से गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल तक का सफ़र जो है वो इतना लंबा सफ़र है कि बाल जो है वो काले से सफ़ेद हो गए। कम होते होते कुछ एक बचे हैं, उनको मैंने पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है कि प्रारब्ध होता है हेतल। प्रारब्ध वो होता है जो हम चूँकि भारत में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म पे चलने वाले लोग हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, पिछले जन्मों के कई खाते अकाउंट चलते चलते जब इस जन्म में आते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम प्लान जो करते हैं उससे बेहतर कुछ चीज़ें होने लगती हैं। तो वहाँ से निकल के गांधी मेडिकल कॉलेज आना और उसके बाद नर्मदा जी के किनारे कर्म भूमि बनाना, तो वो सफ़र की बहुत सी यादें हैं। लेकिन हाँ, मुझे जो मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे जीवन में। 1992 में मैं एयरपोर्ट से, हमारे कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन मित्र आ रहे थे, कॉन्फ्रेंस थी, उनको लेके हम एयरपोर्ट से वेन्यू तरफ ला रहे थे। तो वो रास्ते में मैं मारुति वैन चला रहा था खुद। मुझे याद है 28 अगस्त की बात थी, रात के 9:45 बज रहे थे, हल्का हल्का पानी गिर रहा था। तो सामने से जो ट्रक की रोशनी जो है, अपर डिपर जो देते हैं हम, तो उसने अपर पे ही रखा और मैंने शराफत में अपनी लाइटें नीचे की। सड़क पे एक ट्रॉली खड़ी थी जो मुझे दिखी नहीं, उसकी चकाचौंध में, और मैं पीछे से जाके उस ट्रॉली से हिट हुआ। मारुति वैन थी और उस दुर्घटना में मेरा जबड़ा, मेरी पसलियाँ, मेरा एल्बो, बहुत कुछ टूट फूट गया। मैं 5-6 महीने के लिए बिस्तर पे आ गया क्योंकि रिकवरी टाइम था। एक सेटबैक सा था और उस सेटबैक से फिर मैं निकला और निकल के, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझको फिर से जीवन में खड़े होना था, तो वो एक रीबर्थ था मेरा। और रीबर्थ ने जो है मेरे जीवन को पूरा एक दिशा अलग दे दी। और उस दिशा पे जो है मैंने, मतलब जब वहाँ से निकले, गांधी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल किया, मेडिकल के बाद फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, तो उस जीवन में जो है मैं देखूँ तो इतने घटनाक्रम हैं हेतल, जो आज लगता है कि बहुत सुखद हैं। उस वक्त कई अप्स थे, कई डाउन थे। तो जब डाउन होता है जीवन में तो आदमी जो है वो कभी कभी ईश्वर को कोसता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम सबके जीवन में कई बार लो, मतलब मोमेंट्स आते हैं, हम उस वक्त निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन वो निकल जाए तो मुझे ये लगता है कि निकल के हम जब ऊपर जाते हैं तो वो लम्हा, वो हादसे आवश्यक होते हैं हमें एक हाइट देने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में आपके छोटे बेटे की शादी हुई थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सीएम से लेकर सभी सीनियर ऑफिशियल्स उसमें आए थे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके दोनों बेटे आपके प्रोफेशन में नहीं हैं, क्या वो आपकी बिजी स्केड्यूल को देखकर उन्होंने डिसाइड किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हेतल। और आपने दो प्रश्न किए हैं। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप भी उस उत्सव में आप आई थी। और ये सब ब्लेसिंग्स हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे जो कर्म हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो वो सही जीवन कहलाता है। और हम जिस जीवन में जीते हैं, और जैसे जैसे अपने चिकित्सा पेशे के साथ मैंने ईमानदारी के साथ में जैसे बर्ताव किया, तो समय के साथ में संबंध होते चले गए। और उस बेटे के, छोटे बेटे के, उस समय सब लोगों ने आके ब्लेसिंग्स दी। ये तो माँ नर्मदा की मेहरबानी है। तो उसमें मेरा सम्मान बढ़ा, मुझे ऐसा लगता है।
और दूसरा जो सवाल था आपका कि मेरे दोनों बेटे जो है मैंने उनको मेडिकल लाइन में नहीं आए, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा बेटा जब 6th क्लास में था, क्योंकि मैं और हमारी मैडम हम दोनों डॉक्टर हैं, हम दोनों बैचमेट रहे हैं, और जब दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर होते हैं और 20-25 बेड का अस्पताल होता है, तो उनका हेतल कोई सपना हो ही नहीं सकता है कि उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर ना बने, क्योंकि फैमिली का छोटा सा एक आपका व्यवसाय हो जाता है चिकित्सा का, और बड़ा इजीली जो है आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना के उसमें आप शामिल कर लेते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ था। 6 में जब मेरा बड़ा बेटा था, तो उस वक्त उसका जो मेल है, आज भी जो मेल है, वो डॉक्टर अधिराज के नाम से ही है। अधिराज है, छोटा अमृतांश है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मेरा दायरा बढ़ता गया, सीमित से थोड़ा सा बड़ा बड़ा होते होते, तो एक वक्त पे मुझे समझ में आया कि मैं अपने प्रोफेशनल पेशे के साथ ही अगर बना रहूँगा हितल, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं, और मैं अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन की एक क्षमता होती है, इतने पेशेंट देखना, इतनी सर्जरीज करना, पेशेंट बढ़ते हैं, समय नहीं मिलता है, फिर क्या करो आप? तो आपको अपने जैसा एक और बंदा पैदा करना पड़ेगा। तो उस प्रोफेशन के साथ साथ फिर मैनेजमेंट के इश्यूज आते गए, क्योंकि मुझे मेरा पहला जो अस्पताल था, नर्मदा अस्पताल, नर्मदापुर पुराना होशंगाबाद में था, 6 बिस्तर का था, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते काम बढ़ता गया, 6 से 10, 10 से 20, 20 से फिर 100 बेड्स। फिर हमने कहीं और मतलब एक्सपेंशन की जब सोची, तो मेरे को एक बात जो समझ में आई कि हम लोग मैनेजमेंट में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरा जो है, बच्चों को मैं एक सवाल करता था कि जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले, एक काम करवाने वाले, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं बोलता था आप चुनो कि जीवन भर काम करना है, किसी के अंडर काम करना है, या फिर हमको काम करवाना है। तो उन्होंने जो है फिर बोला कि नहीं, हम जो है वो दूसरा पहलू चुनते हैं मैनेजमेंट का। तो मैंने उनको फिर मैनेजमेंट में डाला। दोनों अमेरिका गए, अमेरिका से फिर लौट के आए। तो अब जो है वो हॉस्पिटल का जो मतलब जो नॉन क्लिनिकल मैनेजमेंट है, वो नॉन क्लिनिकल मैनेजमेंट जो है वो चला रहे हैं। अब मैं आपकी फैमिली लाइफ से निकल के आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर आती हूँ। प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर नर्मदा ट्रॉमा सेंटर बना। एग्जैक्टली ट्रॉमा सेंटर होता क्या है और एक हॉस्पिटल से ट्रॉमा सेंटर कैसे डिफरेंट है? हेतल, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने 2006 में ट्रॉमा सेंटर बनाया हमने। और मुझे ये कहीं ना कहीं मैं अगर सोचूं, मुझे लगता है कि ये उस घटना से ज़रूर मैं इसे जोड़ के देखता हूँ, जब मैं सड़क पे पड़ा हुआ था, मैं खुद, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बस ये मान के चलें कि हम लोग बस यमराज जी के चरण छू के ही आए। मेरे साथ 3 दूसरे डॉक्टर थे, आज सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वो एक बैक ऑफ माइंड पे एक काम था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या चाहिए होता है। शायद वहाँ से हमने शुरू किया सफ़र। तो एक टर्मिनोलॉजी है हेतल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, हाई वेलोसिटी इंजरी। मतलब आप स्टूल से गिरे, हड्डी टूट गई, आप साइकिल से गिरे, अब आप जो है 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल से जा रहे हो आप, और इसमें ट्रक से, कार से, तो उस वक्त छोटी चोट नहीं लगती है, उस वक्त शरीर को बहुत सी चोटें लगती हैं, जिसको हम लोग पॉलीट्रोमा बोलते हैं। हेड इंजरी भी है, फेशियल इंजरी भी है, रिब्स भी टूट गई, हाथ भी टूट गया, हड्डी बाहर आ गई, वेस्कुलर इंजरी हो गई, एब्डोमिनल इंजरी हो गई। तो जब इस तरह की चोटें जो है ये पहले नहीं होती थी, आज से 20-25 साल पहले नहीं होती थी, बट जैसे जैसे समय बदला, ये इंजरीज का पैटर्न बदल गया, तब जो है ये ट्रॉमा का कंसेप्ट आया। तो आपने जो सवाल था कि ट्रॉमा और हॉस्पिटल का फ़र्क क्या है, तो उसमें छोटा सा फ़र्क तो ये होता है कि हम हॉस्पिटल में हम घर से प्लान करके जाते हैं, कोई भी बीमारी जो होती है हम प्लान घर से हॉस्पिटल जाते हैं। बट ट्रॉमा सेंटर में मोस्टली सड़क से पेशेंट को उठा के लाया जाता है। आप निकले थे कुछ और काम करने के लिए, दुर्घटना हो गई, किसी और ने उठा के आपको ले गए। तो ये ट्रॉमा सेंटर्स की स्पेशलिटी होती है कि हम इस तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं, और इससे भी आगे बढ़ के हम प्री हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करते हैं। ट्रॉमा सेंटर का एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सड़क पे ही हम जाके प्री हॉस्पिटल केयर, तो वहाँ से ही हम पेशेंट की देख रेख शुरू करते हैं, उसे कैसे उसका पॉस्चर मेंटेन करना है, कैसे उसे लिफ्ट करना है, क्योंकि लगभग 40% मॉर्टेलिटी जो है वो उस एक्सीडेंट साइट से हॉस्पिटल पहुँचने में हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट।
और दूसरा जो है, जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं हितल, तो एक गोल्डन आवर एक शब्द है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। गोल्डन आवर मतलब जब एक्सीडेंट होता है तो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे का समय होता है जिसमें उस पेशेंट को कोई स्पेशलिटी की कोई सेवा नहीं चाहिए, उसकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर्स की टीम नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, केवल वो बचा रहे, बच के डेफिनेटिव सेंटर तक पहुंच जाए। तो उसमें ट्रॉमा केयर के लिए जो है कुछ चीज़ें होती हैं, ABC बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे A फॉर एयरवे, है ना, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर डिफॉर्मिटी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको सड़क पे पड़े हुए पेशेंट को जिंदा रखना है। उस वक्त उसको न्यूरो सर्जन नहीं चाहिए होता है, उसको जनरल सर्जन नहीं चाहिए होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल बचना है। तो एक साधारण इंसान थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उसको बचा के सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। तो ट्रॉमा सेंटर ये काम भी करते हैं। आपकी जो एम्बुलेंस होती है वो स्पेशल एम्बुलेंस होती है, ट्रॉमा एम्बुलेंस बोलते हैं। वो सुसज्जित होती है कुछ विशेष उपकरणों से, कैसे स्ट्रेचर पे आएगा, कैसे उसकी नेक हैंडलिंग करनी है। तो हमारा जो स्टाफ होता है वो उसको BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और उसके बाद फिर ATLS होता है, जो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। तो ये एक मकसद था, क्योंकि सड़क पे दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। भारत में जो है, जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो दुनिया में जो है हम सबसे आगे हैं। और इसमें एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ और हमने, अब तो मतलब मोबाइल आ गए हैं, और 2006 में हमने जब शुरुआत की थी तो उस वक्त ये जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलते हैं, जो 108 एम्बुलेंस चलती, ये नहीं थी। तो हमने जगह जगह पे हमने जो है अपने बोर्ड लगाए थे, 40-40 हज़ार नंबर लिया था कि एक्सीडेंट होता है कॉल करें, हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। बट समय के साथ बढ़ते बढ़ते गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को जब देखा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे कैसे पहुँचें। और अब तो जो है 108 एम्बुलेंसेज चलती हैं, जाके पेशेंट को लेती हैं, लेके आके उसको इमीडिएटली शिफ्ट करती हैं। लेकिन इस समय के अनुसार जैसे मैंने देखा है कि अभी भी हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी है। आज भी जो है बच्चे बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाते हैं, कार में जो है बिना बेल्ट के पहनते हैं। और आज भी जब कॉल किया जाता है वहाँ से, तो कितने समय में एम्बुलेंस पहुँचती है, कितने समय में मेडिकल की सहायता पहुँचती है, ये जो टाइम है आज भी हमारे भारत में लगभग 28 मिनट से 32 मिनट का है। और कई देशों में जो है ये मात्र 5 मिनट 7 मिनट में हो जाता है। तो ये एक समय है, इसको पे हम लोग काम करते हैं। तो प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर जब बनाया तो यही सब चीज़ें बैक ऑफ माइंड में थी कि मोर्टेलिटी कैसे कम हो, दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु का कारण है उसको हम कैसे कम करें। और इस पे हम लोग काफ़ी सफल हुए भी हैं हेतु। सर, हम एक्सीडेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे को एक सवाल है आपसे। अक्सर बाइक राइडर्स का एक्सीडेंट स्पीड ब्रेकर्स से होता है और आजकल स्पीड ब्रेकर्स प्लास्टिक के बने होते हैं। इनसे क्या प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर्स से स्पाइन में जर्क आता है? जो जिस तरीके से पहले तो स्पीड ब्रेकर्स बहुत ख़राब हुआ करते थे, अब जो है जो छोटे स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं, लेकिन हाँ फिर भी जब कहीं झटका लगता है तो युवा को तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं देखी हैं, लेकिन हाँ युवा के पीछे अगर उनकी अम्मा और दादी बैठी हैं तो वो इंजरीज बहुत आती हैं हमारे पास में, कि स्पीड ब्रेकर या कार में या बाइक से झटका लगा और स्पाइन जो है उसमें कोलैप्स फ्रैक्चर हो गया, कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। और उसके कारण जो है कभी कभी न्यूरोलॉजी भी डेवलप हो जाती है। स्पाइन की अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसमें कॉर्ड में अगर कंप्रेशन है तो पैरों में कमजोरी। तो ये एक गंभीरता की बात तो है ही है ये बात। हम उन ट्रॉमा की बात करते हैं तो जो बाइकर्स का जो है वो व्यवहार सड़क पे, ये वाकई चिंताजनक है। सर, ये तो बाइक एक्सीडेंट्स की बात हो गई। हमारी कंट्री में कार एक्सीडेंट्स भी कई होते हैं। बहुत केसेस में एयर बैग्स नहीं खुलते हैं क्योंकि सीट बेल्ट्स नहीं होती हैं। ये जो कार एक्सीडेंट्स आपके पास आते हैं, ये कितने सीरियस होते हैं और किस टाइप के एक्सीडेंट्स आते हैं? जब कार की बात करते हैं तो कार में डेफिनेटली जो है हमको आदत ही नहीं है कि एक तो हम बाइक पे हेलमेट नहीं लगाएंगे, कार में हम बेल्ट नहीं लगाएंगे, बेल्ट नहीं लगाएंगे तो जो है उसके एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। और अक्सर कार के एक्सीडेंट्स में ओवर स्पीडिंग के कारण कार पलटती है, तो वो मल्टीपल इंजरीज होती हैं इसमें। अगर बेल्ट नहीं पहनी है तो सीधे जो है आप जब ठुकते हो, एक्सीडेंट होता है तो आपके रिब टूटती है, स्टेयरिंग रिब में लगता है, रिब टूट के लंग्स में जा सकती है, वो इंजरी होती है। पेट पे चोट लगती है तो ब्लंट इंजरी एब्डोमेन होता है। हेड इंजरीज बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये पूरा इंजरीज का पैटर्न ही बदला हुआ है।
तो और इसके साथ साथ में जो है, जो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा जैसे मैंने बोला, वो काफ़ी परेशान करता है। हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, बसों की रैश ड्राइविंग है, बसों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट समय पे पहुंचना है तो वो रैश ड्राइविंग है। तो इस तरह की इंजरीज बहुत हैं। लेकिन मैंने देखा इसके साथ साथ में अभी शायद सहन शक्ति की कमी के कारण में झगड़े भी बहुत होते हैं, तो फिजिकल असॉल्ट बहुत आते हैं। ठीक है, लठ मार दी सिर पे, स्टैब इंजरी, ये सब चीज़ें भी आने लगी हैं। तो ट्रॉमा में जो है केवल केवल यही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एक मेंटल ट्रॉमा से लेके फिजिकल ट्रॉमा, ट्रॉमा शब्द ऐसा है, तो एक ऐसा एक एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि हमको अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए सड़क पे। ठीक है, सड़क पे चलते हैं तो आप ध्यान सड़क पे होना चाहिए। प्रेजेंट मूवमेंट मतलब सड़क है। चलते समय जो है आप अपने घर की चिंता कर रहे हो, आप अपने ऑफिस की चिंता कर रहे हो, समय का कद्र नहीं है आपकी, तेज चलना पड़ता है, सिग्नल क्रॉस कर जाते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आती हैं। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, लवली सराउंडिंग, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये, वेरी यूनिक। बहुत सुंदर जगह है। एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। सर, हमने आपको कई सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में रोड सेफ्टी के बारे में बोलते हुए सुना है। ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप जनरली लोगों को देते हैं रोड सेफ्टी को माइंड में रखने के लिए? गवर्नमेंट होगी जिसने ये रूल्स बनाए हैं, फिर ये टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद फिर जो गाड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, आप कितने सेफ्टी फीचर्स डालते हो आप, वो थर्ड स्टेक होल्डर हो गए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं व्हीकल के, ठीक है, उनके सेफ्टी फीचर्स के हैं। और चौथे जो हैं, जो हम नागरिक हो गए, सिटीजन, जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो चारों को मिला के ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें मेरा रोल जो है, जो मैंने सेमिनार में प्रेजेंट किया था, कि दुर्घटनाएं रोक नहीं सकते आप,
मानसिकता किसी की इतनी आसानी से बदलेगी नहीं। एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उसका लाइफ और लिम्ब का बचना, सबसे पहले तो जो है उसकी ज़िंदगी बचे। ज़िंदगी बचने के बाद में उसको जो इंजरीज हुई हैं, उसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो वापस अपने जीवन में आ जाए। तो इस तरह से जो मेजर नेशनल हाईवे है, तो मैंने ये सजेशन दिया था कि उन नेशनल हाईवेज पे हमको जो है लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर्स बनाने चाहिए 100 किलोमीटर्स पे। जैसे कोई बड़ी सड़क है, एवरी 100 किलोमीटर्स एक छोटा 10 बेड का 15 बेड का एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, और इन 2 ट्रॉमा सेंटर्स के बीच में एक हमको ट्रॉमा एम्बुलेंस रखनी चाहिए। और ट्रॉमा एम्बुलेंस से लेके ये ट्रॉमा सेंटर 50 किलोमीटर का हुआ, और इस रोड पे जितने ढाबे हैं, जितने गांव पड़ते हैं, जितने स्कूल्स हैं, अगर तो वहाँ पे हमको जीवन मित्र बनाना चाहिए। जीवन मित्र मैंने नाम दिया था कि उन लोगों को हम जो है BLSC ट्रेनिंग दें, ठीक है। वो वॉलंटियर्स हो हमारे, वो लाइफ बचाने के काम करें। जैसे एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले रिस्पोंडेंट वही होता है, तो अक्सर लोग तमाशा देखते हैं जाके, वो बेचारा पड़ा हुआ है खून से लथपथ, वो लोग वीडियो बना के वायरल करते रहते हैं। तो उस वक्त ऐसा बंदा चाहिए जो उसको सड़क पे पड़े हुए व्यक्ति को ट्रीट कर सके, और जिसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती। इनको हम जो है, इनके पास छोटे छोटे फर्स्ट एड के बॉक्सेस रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक्सीडेंट होगा अगर उस पर, तो इमिडिएटली वो फ़ोन करेगा इस एम्बुलेंस वाले को या जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, तो हम 5 से 7 मिनट में हम जो है पहले रिस्पॉन्डर वहाँ पहुँच सकते हैं। इस सजेशन को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया था। किसी भी जगह पे जो है एवरी 100 किलोमीटर्स पे छोटे छोटे ट्रॉमा सेंटर्स बना के और ट्रेनिंग देना, सोसाइटी में ट्रेनिंग देना, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं, BLS ट्रेनिंग देना। एक तो ये सजेशन होता है रोड सेफ्टी के लिए, और दूसरा जो है हमको लगता है कि स्कूल से लेके कॉलेज तक ये एक कंपलसरी पीरियड होना चाहिए जिसमें हम सिविक सेंस के बारे में बताएंगे, हमें रहना कैसे है, हमें सोसाइटी में रहना कैसे, हमको सड़क पे कैसे रहने का है, हमको किसी कॉलोनी में कैसे रहने का है, ठीक है। तो हमारे कारण किसी को परेशानी ना हो, ये सबसे मेन मुद्दा है। ना सड़क पे चलते समय, ना हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को हमसे तकलीफ ना हो। ये एक जिम्मेदारी जो है हर नागरिक को सोचनी चाहिए। सर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर अध्यात्म में आपकी एक्सपर्टीज है, मैं जानना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन है उनके लिए या फिर बाकी सारी जनरेशन्स के लिए कैसे हेल्पफुल है? एक ऐसी प्रसन्नता को ढूंढना, एक ऐसी हैप्पीनेस को ढूंढना है दल, जिसके पीछे कोई कारण ना हो। दैट इज व्हाट इज अध्यात्म, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। इसको मैंने जो शब्द चुनता हूँ, मैं बोलता हूँ उसे अकारण प्रसन्नता। एक ऐसी हैप्पीनेस जिसका कारण नहीं है, जो आपके भीतर है। आपके बाहर कुछ भी घट रहा है, बुरा अच्छा जो भी घट रहा है, सब टेम्परेरी है। जब मालूम है कि टेम्परेरी है तो उस तरफ भागना क्यों? अगर दुख है तो वो भी टेम्परेरी है, खुशी आएगी। खुशी है तो वो भी टेम्परेरी है, दुख आएगा, ये तो चलता रहेगा। दिन और रात, सुख दुख, अमीर गरीब, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, एक सिक्के के 2 पहलू है। इनसे हटके जब हम खोजते हैं जीवन को, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, तब आंखें बंद करते हैं, फिर हम एक यू टर्न लेते हैं, फिर भीतर की ओर देखते हैं, तो वो हैप्पीनेस और पीस यही छिपा हुआ है। तो वो जर्नी को जो है हम योग बोलते हैं। योग इज नॉट बेसिकली हमने हाथ पैर चला लिए, कपालभाति कर ली, ये सब छोटे छोटे से बड़ा सतही डेफिनेशन है योग की, जिसमें यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 जो अंग हैं, ये तो छोटा सा चीज़ है। बट मेरे लिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जीवन में वो जो जहाँ है, एक ऑटो रिक्शा वाला है तो वो ऑटो रिक्शा को जब चलाता है तो सबसे ज़्यादा खुश कैसे रहे। एक मुची है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक डॉक्टर है, ठीक है, आज आप एंकर हो, ठीक है, हमको बड़ा सुंदर पोहा खिलाने वाला एक व्यक्ति है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो है हमेशा हर क्षण एक उत्कृष्ट और उच्चतम मेंटल स्टेट में कैसे रहे, हैप्पीनेस की। दैट इज व्हाट इज योग। अपने आप को उससे जोड़ना, जो आइडल है, जो आदर्श है, जो ईश्वर ने बना के भेजा है, इसको योग कहते हैं। इस खोज को ही हम जो है अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का अध्ययन मतलब उस एनर्जी का अध्ययन। आइंस्टीन ने भी तो बोल दिया बाद में। हम अगर साइंस की बात करते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक रहे
जिन्होंने E=mc² का फार्मूला दिया, मतलब कि कोई भी यहाँ वस्तु जो है, टेबल है, पेड़ है, किसी को भी अगर हम जो है लाइट की स्पीड से डबल स्पीड से अगर हम उसको एक गति देते हैं तो वो एनर्जी में बदल जाता है। मास जो दिख रहा है ये एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगा, और एनर्जी फॉर्मलेस है, एनर्जी ना प्रोड्यूस हो सकती है ना खत्म हो सकती है। और यही हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद भी यही बोलते हैं कि सब कुछ जो है एक ऊर्जा है। वो एनर्जी जो है जब अपने एक टिपिकल फॉर्मेट में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में कन्वर्ट होती है तो वो टेंजिबल हो जाती है, जिसे हमारे सेंसेस देख पाते हैं, एक्नॉलेज कर पाते हैं, ठीक है। बट ये भ्रम है, सब कुछ एनर्जी है। ये जब आप विश्वास करने लगते हो आप जो है, तो धीरे धीरे आपको जीवन की सत्यता पता चलने लगती है कि हम सब एक उस ऊर्जा से बने हुए हैं और उसमें कुछ टूल्स दे दिए भगवान ने, ब्रेन दे दिया, आईज दे दी, उसको कैसे इस्तेमाल करके बेहतरीन ज़िंदगी बनानी है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो अपने उस पीरियड में अपना बेस्ट एक्सप्रेस करे। घर में मदर है, वो अपनी फैमिली को एक बेहतरीन तरीके से पाले। एक बैंक का मैनेजर है, वो अपने बैंक को बेहतर तरीके से कैसे चलाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यही अध्यात्म है और हम सब के लिए आवश्यक है। और डेफिनेटली हमारे वैदिक परंपरा में जो है इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं जो इस शरीर से संपन्न करनी पड़ती है। बैठना पड़ता है, आसन लगाना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, अपने विचारों को केंद्रित करना पड़ता है। तो हमारा जो टर्बुलेंस है, हमारे विचार जो है घोड़े जैसे वहाँ भटकते रहते हैं, उनको जो है विधि है, डेफिनेटली देयर इज ए प्रोसेस। उस प्रोसेस को सीख के हम अपने थॉट्स को, उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही है हितल कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये व्यक्तिगत अनुभव है मेरा कि जीवन में जो चाहो जुनून के साथ, शिद्दत के साथ, वो मिलता ही मिलता है। बट हमारी सोच में ईमानदारी होनी चाहिए। हम खुद के प्रति ही ईमानदार नहीं होते, ठीक है। हम सोचते ही नहीं है उस शिद्दत के साथ में। सोचते समय यहाँ सोचना, वहाँ सोचना, आपको जो चाहिए जीवन में वो हासिल होगा ही होगा। और वो मेडिटेशन से ही मिलता है, वो योग से ही मिलता है, वो इस मार्ग पे चलने से ही मिलता है। तो वो मेंटल पीस, वो हैप्पीनेस, वो सक्सेसफुल ज़िंदगी तभी मिलती है जब हम ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं। इस विश्वास का नाम ही स्पिरिचुअलिटी है, यही अध्यात्म है। Sir, you had some very inspiring stories to share with us. Thank you so much for joining. And हमने आज आपके साथ बात करके बहुत कुछ सीखा और काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानी. So thank you so much for joining. थैंक यू हेतल। एंड मुझे भी लगता है कि आज का दिन बना दिया आपने मुझे बुला के, और सब दर्शकों के सामने जो है हमारी जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि सारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। माँ नर्मदा मंगल करे। प्लीज़ बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।